हेलो सुमित, आवाज आ रही है क्या? जी सर। आ रही है आवाज? जी सर जी। यस सर, वॉइस आ रही सर। ठीक। स्टार्ट किया जाए क्लास। जी सर। चलिए, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्किंग विथ डेटाबेस स्टार्ट किया था कि पीएचपी में डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है। तो आज की क्लास में हम उसी के आगे, क्योंकि कल हम लोगों ने माई सिक्वल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, और चूंकि पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा निकाल हो जाए। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक बार और अगर पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के आगे, उसी क्लास के आगे आज की क्लास है हमारी। स्क्रीन शेयर हो गई आगे आप लोगों के पास? यस सर, शेयर हो गई। तो कल हम लोगों ने देखा था कि माई सिक्वल के बारे में बात किया था, माई सिक्वल क्या होता है और किस लैंग्वेज में बना था। साथ ही हम लोगों ने कल देखा था कि माई सिक्वल वर्क कैसे करता है, तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रीजन फॉर पॉपुलरिटी। आखिरकार माई सिक्वल में ऐसा क्या है जो ये सर्वाधिक पॉपुलर डेटाबेस है। तो इसके कुछ रीजंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसके कारण ये पॉपुलर है। तो सबसे पहला रीजन है माई सिक्वल इज ए ओपन सोर्स डेटाबेस। मतलब माई सिक्वल ओपन सोर्स डेटाबेस है जिसे जब आवश्यकता पड़े आप डाउनलोड करिए और इसे यूज करिए, और इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पॉपुलरिटी का सबसे पहला रीजन है। दूसरा, MySQL is a very powerful program that can handle a large set of functionality of the most expensive and powerful database package। जो MySQL है ये पावरफुल प्रोग्राम्स है, वो इसलिए कि बड़े से बड़े डेटा को बड़े सरलता से और सुगमता से हैंडल करता है या हैंडल कर सकने में सक्षम है। तीसरा पॉपुलरिटी का इसका जो रीजन है, माई सिक्वल इज क्विकर देन अदर डेटाबेस। माई सिक्वल दूसरे अन्य डेटाबेस की अपेक्षाकृत तेज है। और उसका रीजन है, अगर आप ओरेकल की बात करें तो ओरेकल में कर्नल होता है,
कर्नल में पहले आप रिसोर्सेज को रखते हैं, फिर कर्नल आपको रिस्पॉन्ड करता है, फिर जाके वो आपके सेकेंडरी डेटाबेस में जाता है। अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर ओरेकल को पढ़ा होगा तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इट कैन वर्क वेल इवन विद द लार्ज डेटा सेट, चाहे डेटा सेट इसका छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये दोनों ही डेटा सेट के केस में क्विकर है, फास्टली है, एक्सेस करने में सक्षम है। चौथी जो इसकी रीजन से पॉपुलरिटी की वो ये है कि MySQL uses a standard form of the well-known SQL data language। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ओरेकल में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, PLSQL और SQL। तो जो MySQL है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है जो SQL के, उनको ये यूज करता है। नेक्स्ट इसका रीजन है MySQL इज कस्टमाइजेबल बिकॉज़ इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस। ये हम हमारी सुविधा के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स डेटाबेस है। एंड द ओपन सोर्स GPL लाइसेंस फैसिलिटी, मतलब इसको जो ओपन सोर्स का लाइसेंस प्राप्त है, तो प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द SQL सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और साथ ही हम मींस जो सॉफ्टवेयर यूजर्स है या इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, वो प्रोग्रामर अपने हिसाब से SQL को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जिसको जहां पे आवश्यकता है, चूंकि मॉडिफिकेशन की सुविधा है, ओपन सोर्स डेटाबेस है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या है, तो आप उसको आसानी से इस पे मैनेज कर सकते हैं और उसको अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं, जबकि अन्य डेटाबेस के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इसकी पॉपुलरिटी का रीजन है MySQL सपोर्ट्स मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेनी लैंग्वेजेस, चाहे वो PHP हो, चाहे पर्ल हो, चाहे वो आपका C हो, C++ हो, जावा हो, ऑपरेटिंग लगभग मोस्टली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तथा मोस्टली जो लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है उन सभी लैंग्वेजेस को भी ये सपोर्ट करता है। MySQL इज वेरी फ्रेंडली विद PHP, और PHP के लिए तो इसको मत कहिए, तो PHP से इसका जो है बहुत गहरा नाता है। गहरा नाता क्या है वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि रियल में हम जो ये वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं कि PHP के साथ फ्रेंडली, PHP के साथ फ्रेंडली, आप बिलीव नहीं करेंगे कि PHP के साथ इस पे काम करने में आपको लगेगा ही नहीं कि आप डेटाबेस के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जैसे कि डेटाबेस के नाम से आप लोगों का सर दर्द करने लगता है, अरे ये होगा वो होगा, ये सेट करना, कुछ नहीं करना है। अब मैं चूंकि अभी आपको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां पहुंच भी नहीं सकता, इतना जल्दी पहुंचना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा तो ये सारी चीजें रखी रह जाएंगी। तो द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस फॉर वेब डेवलपमेंट, PHP चूंकि वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन ये है, मैं आपको बता दूं कि एक टेबल आप बनाना सीख ले, सीख क्या ले, देख ले, मतलब मैं बना रहा हूँ और आप देख ले, इसके बाद आप खुद दूसरों को बताना शुरू कर देंगे कि ऐसा करना है, क्योंकि इसमें कोई भूलने वाली चीज ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें दी हुई है हमारे लिए कि हम उनको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसकी पॉपुलरिटी का नेक्स्ट रीजन है वे है MySQL सपोर्ट्स लार्ज डेटाबेस। क्योंकि ये बड़े डेटाबेस को सपोर्ट करता है, बड़े डेटाबेस को सपोर्ट करने में सक्षम है। अप टू 50 मिलियन रोज आर मोर इन ए टेबल, मतलब 50 मिलियन रोज इसके टेबल्स में आप रख सकते हैं। द डिफॉल्ट फाइल साइज लिमिट फॉर ए टेबल इज 4 GB। अगर डिफॉल्ट टेबल की साइज की बात करें तो 4 GB इस पे रखा जा सकता है, बट यू कैन इंक्रीज, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसे हैंडल करने में सक्षम हो, तो आप अगर इसकी लिमिट की बात करें तो 8 मिलियन टेराबाइट्स TB, अगर याद हो आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने फंडामेंटल में, तो 8
मिलियन टेराबाइट्स इसकी लिमिट हो सकती है अगर आप बढ़ाना चाहें तो 4 GB से 8 मिलियन टेराबाइट्स तक, लेकिन बशर्ते आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके बढ़ाए हुए जो भी आप इंक्रीज कर रहे हैं उसे वो सपोर्ट करे। ठीक है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं रैम बढ़ा लेते हैं लेकिन मदरबोर्ड उसके साथ उठते रहते हैं, बाद में क्या होता है आपका मदरबोर्ड बहुत जल्दी ही काम करना बंद कर देता है। तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कोई कह रहा है, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी के रीजन से, इस वजह से माइस्क्ल इतना पॉपुलर है। अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री है द प्रोजेक्ट ऑफ माइस्क्ल वाज स्टार्टेड इन 1979 when MySQL inventors Michael Business developed an in-house database tool called Unirage। एक प्रोजेक्ट माइकल बिजनेस ने 1979 में स्टार्ट किया था और अपने घर पे ही स्टार्ट किया था और उसका नाम उन्होंने रखा था यूनिरेज, और जिसका काम था डेटाबेस को मैनेज करना। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उनने एक प्रोजेक्ट माइस्क्ल जो स्टार्ट हुआ था 1979 में, उसे वो यूनिरेज, एक्चुअली माइस्क्ल पहले नहीं नाम था, उसका नाम था यूनिरेज, और जिसका काम था डेटाबेस को मैनेज करना। आफ्टर दैट यूनिरेज हैज बीन रीरिटन इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसके बाद क्या हुआ, यूनिरेज जो है विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस पे लिखा गया और एक्सटेंडेड टू हैंडल बिग डेटाबेस, जिससे कि बड़े से बड़े डेटा को आसानी से हैंडल किया जा सके। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद माइकल बिजनेस ने कॉन्टेक्टेड डेविड ह्यूजेस, मतलब एक डेविड ह्यूजेस ने जिन्हें MSQL लिखा, जो MSQL को डेवलप किया था, उससे वो मिले और टू सी इफ ह्यूजेस वुड बी इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग MSQL टू यूनिरेज। और वो इसलिए मिले कि MSQL और आपका जो यूनिरेज, इन दोनों को मिलाया जाए तो वो इंटरेस्टेड दिखे, और जिसको फिर उन्होंने क्या किया, ISMA हैंडलर टू प्रोवाइड इंडेक्सिंग टू MSQL। जो MSQL की जो इंडेक्सिंग थी वो इनको प्रोवाइड किया गया। दैट्स द वे MySQL केम इनटू एक्सिस्टेंस, और इसके बाद मार्केट में उसको MySQL SQL के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया, जब वो MSQL से इसका कोलैबोरेशन हो गया। तो जो SQL के कॉन्सेप्ट थे वो यूनिरेज के साथ जोड़ दिए गए। और अब बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है कि MySQL का नाम MySQL को पड़ा, क्योंकि SQL तो नाम था ही उसका। ये माई एक्चुअल में माइकल बिजनेस की बिटिया का नाम था, लड़की का उनके नाम था माई। ठीक है, ये माई उनकी बच्ची का नाम था और SQL उनका प्रोडक्ट था, तो उन्होंने फिर एक साथ उसको कर दिया MySQL। देखिए एक नोट देखिए लगा हुआ, MySQL इज नेम्ड आफ्टर द डॉटर ऑफ को-फाउंडर माइकल बिजनेस हुज नेम इज माइकल, उसका नाम माई था, उसी के नाम पर SQL के पहले MSQL पहले थे, क्योंकि MSQL और यूनिरेज दोनों मिलके एक नया नाम रखा गया इसको MySQL के नाम से। ठीक, फिर कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या क्या डेटा टाइप्स है। तो जब हम MySQL में टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें MySQL द्वारा सपोर्टेड विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम डेटा टाइप्स नहीं समझेंगे तो हम टेबल के किस कॉलम में कौन सा, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी वो पढ़ के आए हैं डेटाबेस, तो आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि हम टेबल के विभिन्न कॉलम्स में डेटा को स्टोर करने वाले डेटा के टाइप्स को सही तरीके से मैनेज कर सके। मतलब अब जैसे जस्ट लाइक अगर आप लोगों को याद हो कि हम क्या करते हैं, इसे इंट, ठीक है, मैंने इंट ए लिखा। अब जब तक ए के पहले मैं इंट नहीं लिखूंगा तब तक इसका टाइप क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं CH लिख दिया। क्या है ये CH, दो अक्षर है C और H, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैंने इसके पहले कैर लगा दिया मतलब ये CH एक वेरिएबल है और इसका टाइप है कैरेक्टर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया
सॉरी नम, तो नम अकेले कुछ भी नहीं है, नम के पहले जो मैं क्या करूं, इंट लीजिए, तो अब ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप का नम नाम का एक वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू 10, 20, 30 इनको स्टोर कर पाने में ये सक्षम हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं, तो टेबल कल मैंने बताया था, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, ऐसे बनवाते हैं ना। तो कॉलम मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर दे दिया हमने, यहाँ पर नेम दे दिया, यहाँ पर उसके डीओपी दे दिया, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब रोल नंबर में आपको मालूम है कि रोल नंबर कैसा हो सकता है, मान लीजिए नंबर भी हो सकता है या अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है। भाई मान लीजिए SICS है तो S001 मान लीजिए आपका रोल नंबर, तो फिर इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, अल्फान्यूमेरिक करना पड़ेगा। नेम आप 1 2 3 आपका नाम नहीं हो सकता, 4 5 6 आपका नाम नहीं हो सकता, आपका नाम तो क्या होगा, और ना आप कोई बहुत बड़े सम्राट है कि फलाने सिंह द्वितीय ढेकाने सिंह प्रथम हो जाए आपका, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, अल्फाबेट्स होगा, तो अल्फाबेट्स के लिए आपको क्या होगा, कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। तो अब डीओबी, अब डीओबी आपकी नंबर तो नहीं हो सकती, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट पहले से डेटा टाइप डिक्लेयर किए गए, जिसको के अपन बोलते हैं डेट, क्या बोलते हैं, डेट। हाँ, इसका फॉर्मेट जरूर हमको निश्चित करना पड़ता है कि फॉर्मेट हमारा क्या हो। तो अब देखिए कि हम जो है क्या कर सकते हैं कि ये डेटा टाइप्स, तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स, जो मोस्टली कॉमन यूज्ड डेटा टाइप्स है वो कौन कौन से, पहला है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ये नंबर 1 न्यूमेरिक डेटा टाइप, मतलब यह डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर न्यूमेरिक क्या हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, शॉर्ट भी, लॉन्ग इंट भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर, मतलब न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इस डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो पहला डेटा टाइप क्या होता है, नंबर के न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो भी नंबर टाइप की जो भी वैल्यू होंगी उनको स्टोर करने के लिए हम इस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका डेटा टाइप कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर में स्ट्रिंग डेटा टाइप्स अल्फान्यूमेरिक दोनों, अगर आप चाहें तो इसे चूंकि मैंने बताया ना S001, तो आप अल्फान्यूमेरिक और अगर नॉर्मली आप न्यूमेरिक करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अल्फान्यूमेरिक वैल्यू तो नंबर और कैरेक्टर दोनों रख सकते हैं कैरेक्टर के अंदर, ठीक। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल पर कि आप किस टाइप से टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। यदि आप नेम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स लेंगे। यदि आप और दूसरा जो मिक्स मोड में आप अल्फान्यूमेरिक करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें दोनों यूज करने पड़ेंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल डेटा टाइप है जो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ये आप तो जानते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग एक ऐसा है जो कि प्रत्येक डेटाबेस के साथ यूज किया जाता है। तीसरा है बाइनरी डेटा टाइप्स। बाइनरी वैल्यू बाइट्स का सीक्वेंस होता है, ये 8 बिट्स के पेयर होते हैं, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती है, आप सबको पता है। तो बाइनरी डेटा टाइप्स में हम क्या क्या करते हैं, जैसे इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, मूवीज हैं, exe फाइल्स हैं, इन्हें हम स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या होती है, बाइनरी फॉर्मेट होती है। तो जहां पर हम मान लीजिए कोई पिक्चर हमको स्टोर करना है तो हमारे लिए उसका डेटा टाइप बाइनरी डेटा टाइप, ठीक है। क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है वो सॉरी बाइट्स में होता है और पेयर 8 बिट्स के होते हैं, क्योंकि एक बाइट्स 8 बिट्स के बराबर होती है। तो जब भी कोई भी डेटा टाइप्स हम इमेजेस, साउंड्स, मूवीज, एग्जीक्यूटेबल फाइल अर्थात exe फाइल, इन्हें स्टोर करने के लिए हम इस डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। चौथा है टेम्पोरल डेटा टाइप्स। सीक्वल में डेट और टाइम मैंने भी डिस्कस किया था, टाइप्स को टेम्पोरल डेटा टाइप्स कहते हैं। इस तरह के डेटा टाइप्स में आप टाइम, ईयर, डेट आदि टेम्पोरल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई डेट स्टोर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ
दिन, महीना और साल होगा, टाइम हो सकता है। इस तरह की चीजें आप टेम्परल डेटा टाइप्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के डेटा टाइप्स है, लेकिन अगर इनको यूज किया जाए तो ढेर सारे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के कई सब टाइप्स हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण आप दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, जैसे कैर, आप मान लीजिए कैर का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करना है, कैर, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 0 से 255 तक। ठीक, फिर बेर कैर, ये भी स्ट्रिंग है, इसकी कैपेसिटी 0 से 255 तक। फिर टेनी टेक्स्ट टाइप का, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 0 से 255 तक। अगर आप टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं किसी को, तो ये 0 से लेकर 65,535 तक। अगर बड़ी स्ट्रिंग है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बिलॉन्ग, ये भी एक स्ट्रिंग है, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, 0 से लेकर 65,535 तक। मीडियम टेक्स्ट है तो आप इस ये रजिस्टर टाइप की इतनी कैपेसिटी का आप स्टोर कर सकते हैं। मीडियम बिलॉन्ग है, इतनी कैपेसिटी का आप स्टोर करते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट है, वो इतने कैपेसिटी का आप स्टोर करते हैं। लॉन्ग फाइनली लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको आप इतनी कैपेसिटी करते हैं। फिर 10 इंट मतलब इंटीजर का 128 से 127 तक। स्मॉल इंट, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा स्मॉल इंट, इसकी कैपेसिटी ये है। मीडियम इंट, ये कैपेसिटी पे आप काम करते हैं। अगर इंट है तो उसकी ये कैपेसिटी होगा। बिग इंट, बड़ा है, इस कैपेसिटी काम करेगा। फ्लोट, कोई डेसिमल वैल्यू आपको रखना है तो ये आप कर सकते हैं। डबल, इस रेंज तक आप स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल, डबल स्टोर्ड है। स्ट्रिंग, यदि आप डबल को स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करते हैं तो ये डेसिमल। डेट फॉर्मेट रहेगा YYMMDD, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। डेट टाइम दोनों एक साथ करना चाहते हैं, ये फॉर्मेट रहेगा। टाइम स्टैम्प, इस हिसाब से। टाइम बस करना चाहते हैं तो HH, हावर्स, मिनट्स और सेकंड में। इनम, वन ऑफ प्रेजेंट ऑप्शन जो भी होगा। सेट, सिलेक्शन ऑफ प्रेजेंट ऑप्शन। और बूलियन, एनी इनटू वन। मींस इस तरह ये पॉपुलर डेटा टाइप है, तो ढेर सारे होता है ना सब, ये कुछ पॉपुलर डेटा टाइप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। अब कुछ MySQL के कमांड्स आपने पढ़े हैं। आपने बेसिकली जो पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपने पढ़ा होगा DDL, DML, DCL और पढ़ा होगा TCL। ये 4 प्रकार के कमांड आप लोगों ने पढ़े। DDL, ये कहाँ पढ़ा होगा आपने, याद है ना आपको, कहाँ पढ़ा होगा आपने? यस सर, याद आपने है। पढ़ा होगा इनको ओरेकल के अंदर, SQL है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। तो DDL क्या है आपका, डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। ठीक। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और चौथा है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DDL के अंतर्गत मतलब टेबल से रिलेटेड जो डिफिनीशंस कमांड होते हैं, वे सब कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, DDL के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट, ड्रॉप, DESC, अल्टर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, DDL के अंतर्गत आते हैं। DML के अंतर्गत डेटा मैनिपुलेशन, इसके अंतर्गत 3 कमांड आते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। तीसरा DCL, इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही कमांड आता है, कौन सा, सेलेक्ट, ठीक। फिर TCL, कमिट, रोल बैक, ये TCL के अंतर्गत आते हैं। सेव पॉइंट्स, ये सब TCL के अंतर्गत आता है। ये आपने पढ़ा है। हम जो पढ़ने में आपको कमांड्स बताने जा रहा हूं, वो कमांड्स कुछ इस तरह से।
देखिए, तो सबसे पहला कमांड क्रिएट कमांड, क्रिएट न्यू डेटाबेस एंड टेबल, दोनों चीजें, अगर मुझे डेटाबेस भी क्रिएट करना है और टेबल भी क्रिएट करना है। अब आपके दिमाग में बात आ रही है, सर ये डेटाबेस क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या कि डेटाबेस क्या होता है? कोई भी? सर हाँ, रिकॉर्ड डेटाबेस। क्या होता है दीपक? सर डेटाबेस टेबल का कलेक्शन होता है, इसमें हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें जितना डेटाबेस का मतलब है, जो हमारा डेटा होता है वो सारी चीज इसमें स्टोर होती है। जैसे हम चलिए, कोई टेबल क्रिएट थैंक करते हैं, यू। टेबल के अंदर ओके ओके ओके, कंटेंट। थैंक यू। और कोई बता सकता है क्या मेरे को? Yes, sir. Database is the collection of data. डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और कोई? और कोई बता सकता है? नहीं, है ना? चलिए, अब मैं बता दूं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस कुछ नहीं होता है, तो फोल्डर होता है, ठीक है? और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी टेबल को स्टोर करते हैं, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। सहमत है आप लोग मुझसे? जी सहमत है कि नहीं सहमत? जी 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 जी। हाँ, बस ऐसे समझो ना कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस जस्ट लाइक फोल्डर, आप उसको क्रिएट करते हैं फोल्डर, और फिर उसमें टेबल्स, प्रोसीजर, फंक्शंस, व्यूज, जो तुम्हें रखना है वो अपना रख दो, बशर्ते वो डेटाबेस से संबंधित, ठीक? उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो जब भी कोई नया डेटाबेस बनेगा या कोई भी टेबल बनेगी, तो हमें कमांड कौन सा यूज करना पड़ेगा? क्रिएट। हमें कमांड कौन सा यूज करना पड़ेगा? क्रिएट, ठीक? दूसरा अल्टर, जब हमें मॉडिफाई करना, मान लीजिए टेबल पे मैंने 2 कॉलम रखे, रोल नंबर और नेम, इसका मेरे को थोड़ी देर बाद याद आया, अरे बाप रे, मेरे को तो फादर नेम भी रखना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अल्टर कमांड के द्वारा उसको चेंज कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तीसरा सेलेक्ट, चूज द डेटा यू वांट। आप सेलेक्ट का मतलब, जब भी कोई डेटा टेबल से डेटा आपको एक्सेस करना है, आप देखिए सेलेक्ट कमांड का यूज करिए और आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डिलीट, आपका काम होने के बाद उसको डिलीट कर दीजिए टेबल के डेटा को, बशर्ते शर्त ये है कि टेबल आपकी एम्प्टी हो, जो सॉरी हाँ, टेबल का डेटा आप क्या कर दें, उसको डिलीट कर सकते हैं, ये इसके साथ ही बात है। फिर डिस्क्राइब, यदि आपने टेबल बनाया है तो उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं, डिस्क्राइब कमांड का। शार्ट में इसको DESC लिखते हैं हम लोग, डिस्क्राइब पूरा नहीं लिखते हैं। फिर इंसर्ट इनटू वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट करने के लिए, जब भी कोई टेबल से उस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट, जब भी मैं कोई टेबल में डेटा स्टोर कर देता हूँ, मुझे लगता है यार ये मेरा गलत है, ये मैं उसे उसको कुछ चेंजेस चाहता हूँ, तो मैं अपडेट के थ्रू उसे चेंज कर सकता हूँ। और आखिर में है ड्रॉप, मतलब इससे पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी और डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि जब भी टेबल को ड्रॉप करेंगे तो पहले उसके जितने भी रोज जो डेटा होगा उसे हम लोग डिलीट करते हैं, इसके बाद ही टेबल ड्रॉप कर पाएंगे। तो ये कुछ कमांड्स हैं। मैंने ये कमांड, पूरा डेटाबेस कितने कमांडों पर डिपेंड करता है, बस इन्हीं को अदल बदल के हम यूज करते रहते हैं, ठीक? तो आई थिंक आज के लिए काफी है कि और आगे बढ़ो? और आगे बता दीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं। तो अब एक दैट इज द वेरी, अब यहां से PHP की डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक मॉडल देखेंगे, किस मॉडल के डेटा वेब डेवलपमेंट होता है। उस मॉडल का नाम है MVC आर्किटेक्चर। उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं MVC आर्किटेक्चर। MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC का फुल फॉर्म जो होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर।
जिसमें मॉडल का काम डेटाबेस रिलेटेड वर्क करने का है, जबकि कंट्रोलर का काम बिजनेस लॉजिक या बिजनेस कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, और व्यू का काम यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ये भी PHP के जो वेब डेवलपमेंट MVC, कल मैंने 3 आर्किटेक्चर बताया, जो 1 टियर, 2 टियर और N टियर। N टियर को ही MVC आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। N टियर जो तीसरा आर्किटेक्चर था ना, उसी को हम लोग MVC आर्किटेक्चर कहते हैं। तो PHP की जो डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस बनेंगे, वो MVC आर्किटेक्चर का यूज करके बनते हैं। अब MVC आर्किटेक्चर की आवश्यकता क्या है वो देखो आप। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें हम बिना किसी पैटर्न के मतलब 1, 2 और N, 1 टियर, 2 टियर या N टियर, इन तीनों का यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने पर प्रोजेक्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हम उसे आसानी से मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए कुछ आर्किटेक्चरल पैटर्न तैयार किए गए, कुछ मतलब 1, 2 और 3 तैयार किए गए, जिसमें MVC सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजाइन पैटर्न है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इससे बेहतर है, क्योंकि इसमें ब्रोकर की भी जरूरत है, स्क्रिप्टिंग की भी जरूरत है, डेटाबेस की भी जरूरत है, फ्रंट एंड की भी जरूरत है। पहले वाले में फ्रंट एंड बैक एंड, दूसरे वाले में फ्रंट एंड बैक एंड और ये है ब्रोकर है। इन वाले में तो सब चारों चीज थी, याद है ना, फ्रंट एंड, बैक एंड, स्क्रिप्टिंग और आपका ब्रोकर। तो MVC सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजाइन पैटर्न। देखिए कैसे, ये देखिए MVC आर्किटेक्चर, ये यूजर है, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। जब रिक्वेस्ट भेजती है या भेजता है, जो भी इसको समझिएगा, तो ये मॉडल, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। इसने इसको रिक्वेस्ट लिया यहां से और इसको इसने रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर इसने डेटा सेंड किया इसको व्यू को, ठीक। ये यहां पर रिक्वेस्ट डेटा करता है और रिस्पॉन्ड डेटा करता है, और फाइनली जाके आपके यूजर के पास ये पहुंच जाता है। ये कहलाता है MVC आर्किटेक्चर। अब इसको इस तरह समझिए, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, ये ब्रोकर सॉफ्टवेयर है, और ये स्क्रिप्टिंग है, HTML, जावा स्क्रिप्ट, जो सारी चीजें वो यहाँ पर, इसको ये एंड टियर आर्किटेक्चर भी कहलाता है, ठीक। अब इसको दूसरा फिगर के रूप में देखिए, ये आपका मॉडल हो गया, ये यूजर हो गया, ठीक। ये व्यू हो गया, और ये आपका कंट्रोलर, ये आपका कंट्रोलर, ठीक। तो हम यूजर्स के साथ रिक्वेस्ट भेजा, वो मैनिपुलेट करके मॉडल अर्थात डेटाबेस के पास भेजा, उसने अपडेट किया, यहाँ पर दिखाया, और इसके बाद यूजर के सामने वो डिस्प्ले हो गया। ये कहलाता है MVC अर्थात मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब देखिए अलग अलग MVC में स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो यूजर है वो अपने ब्राउजर के द्वारा कंट्रोलर को एक्सेस करता है, जहां से कंट्रोलर सारे लॉजिकल कैलकुलेशन करके व्यू पर डेटा को भेजता है, और व्यू से यूजर को ब्राउजर में रिस्पांस मिलता है, जो व्यू होता है, ठीक। सबसे पहले कंट्रोलर वो ब्राउजर को रिस्पांस करता है व्यू, फिर मॉडल का काम क्या होता है, मॉडल का काम डेटाबेस से इंटरेक्ट होता है, डेटाबेस मॉडल पे स्टोर होता है, तो मॉडल का काम डेटाबेस से इंटरेक्ट होके क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का होता है, जहां पर डेवलपर डेटाबेस से रिलेटेड सारे क्वेरी लिख देता है, क्योंकि आपका डेटाबेस कहां हैंडल होता है, मॉडल के ऊपर हैंडल होता है। फिर फाइनली आपका काम क्या होता है, व्यू का काम यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का है, जो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि व्यू एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि यूजर को डिस्प्ले होती है, जो फाइनली यूजर के सामने दिखाई देती है, ठीक। तो ये MVC जिसको अपन बोलते हैं मॉडल व्यू, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये इसी आर्किटेक्चर में वेब डेवलपमेंट हम करते हैं। PHP की जो डेवलपमेंट होगा इसी आर्किटेक्चर का प्रयोग करके हम करेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे,
PHP माई एडमिन। वो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मैं अगली स्लाइड में नहीं ओपन करने वाला हूं। ठीक है, ये PHP माई एडमिन, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो कल इसमें देखेंगे कि PHP में जो डेटाबेस, इसके बिना डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो सकता है। जब तक इसको हमको नहीं मालूम है, इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो यहीं पर टेबल क्रिएट होगी, यहीं पर डेटाबेस क्रिएट होगा, यहीं पर जितने भी जो काम डेटाबेस से रिलेटेड होंगे तो PHP माई एडमिन में। तो कल हम लोग देखेंगे PHP माई एडमिन क्या है। और हाँ, एक मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, चलिए मैं इसको क्लास अप्रोच करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्या मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें है MySQL इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि MySQL को अपन इंस्टॉल नहीं करने वाले, ठीक है, चूंकि अपने को इंस्टॉलेशन PHP माई एडमिन का यूज करेंगे, तो क्या ये आप लोग पढ़ लेंगे? क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन आएगा नहीं, और आपको इसमें देख लो तो ये आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। तो MySQL इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लेंगे या मेरे को पढ़ाना पड़ेगा? पढ़ लेंगे सर। अरे तुम तो पढ़ लो, तो बाकी लोग तो बोले। भाई पीछे का कोई बोले? सर पढ़ लेंगे, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे सर। अरे असाइनमेंट में क्वेश्चन है भाई, है ना, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं आपको, नेट पे जाएंगे, PHP के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशंस के स्टेप्स हैं, उनको आपको 14 स्टेप्स इसके होते हैं। ठीक है, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं इसमें MySQL को इंस्टॉल करने वाला नहीं, क्योंकि मैं PHP माई एडमिन का वीडियो यूज करूंगा। तो MySQL यहाँ पर वो इस तरह से कि उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आप लोगों ने मुझे लगता है MS SQL को आपने इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर दोनों किया होगा, ये वही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो देख लीजिए, और सुनो, देखने के बाद आज ही मुझको मैसेज शाम तक कर दिए, क्योंकि कल की क्लास में मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर आपको पढ़ाना है तो फिर मैं कल की क्लास में मेरे, चाहे अगर आप ग्रुप में करना चाहें तो ग्रुप में, नहीं मेरे पर्सनल अकाउंट्स में मैसेज जरूर कर दीजिए, नहीं सर इसको पढ़ा दीजिए, तो फिर मैं कल की क्लास में PHP माई एडमिन को आगे करके, इसके पहले मैं इसको इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन 14 पॉइंट है इसके, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अपन डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हो, तो आज मुझे शाम तक मैसेज मिल जाने चाहिए। ओके, तो आज की क्लास इतनी है, कल की क्लास आप पे डिपेंड करती है। यदि PHP MySQL इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो मेरे पास मैसेज आज शाम तक आ जाने चाहिए। अगर नहीं पढ़ना है तो कल से मैं PHP माई एडमिन स्टार्ट करके डेटाबेस कनेक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू।